एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे किस तरीके से आयरन मैन जो है वो पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी की टीम को दोबारा से रीअसेंबल करता है, जो कि सीक्रेट इन्वेजन के टाइम पे टूट चुकी थी और उन्होंने फैसला करा था कि वो आज के बाद दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि क्योंकि अब जो इन्फिनिटी स्टोन्स का नया खतरा आया है, जहाँ पे पार्कर रॉबिन्स बेसिकली इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करना शुरू कर चुका है और वहाँ पे वो रीड रिचर्ड और साथ साथ ब्लैक बोल्ट का जो इन्फिनिटी स्टोन था उसको हासिल कर चुका है। और हमने देखा कि किस तरीके से अब इल्यूमिनाटी की टीम को मेड्यूसा भी ज्वाइन कर चुकी है, जो कि ब्लैक बोल्ट की जगह ले रही है उसके मरने के बाद। इसी के साथ हमने ये भी देखा था लास्ट एपिसोड के अंदर ही कि किस तरीके से स्टीव रॉजर्स सारे के सारे एवेंजर्स की टीम को लेके पहुंच जाते हैं टोनी स्टार्क और उनकी इल्यूमिनाटी को पकड़ने के लिए। तो अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत 1 महीने पहले राइकर आइलैंड के ऊपर होती है और वहाँ पे कहीं और नहीं बल्कि राफ्ट प्रिजन के अंदर, जिसको अगर आप मार्वल कॉमिक्स पढ़ते हो तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ये वो जगह है जहाँ पे सुपर पावर्ड क्रिमिनल्स को रखा जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली द हुड जो है वो अपने सेल के अंदर कैद हुआ है और यहाँ पे बाहर बहुत सारे गार्ड्स उसका पहरा दे रहे हैं। लेकिन पार्कर रॉबिन्स एज यूजुअल उनके जो है अपनी लालच में लाने की कोशिश कर रहा है। वो बताता है कि किस तरह उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा मौजूद है और वो उनके सारे के सारे ख्वाबों को पूरा कर सकता है अगर वो उनकी मदद कर सकें। लेकिन वहीं से एक गार्ड बोलता है कि बस बहुत हो चुका है रॉबिन्स, अब अपना मुंह बंद करके खामोशी से यहाँ पे बैठ जाओ। तो पार्कर बोलता है कि क्या मतलब, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ अकेला नहीं इस कैद खाने के अंदर, बल्कि तुम लोग भी तो मेरे साथ कैद हो। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि देखो, अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो क्यों ना तुम किसी और को हायर करो जो कि तुम्हें यहाँ से छुड़वा के बाहर ले जाए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके। हाँ, तो वहीं से पार्कर बोलता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दे सकते हो ताकि मैं ये अरेंज कर सकूं। तो वहीं से वो गार्ड बोलता है कि देखो, तुम्हें इस बारे में परवाह करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो पार्कर पूछता है कि क्यों। तो वो बताता है क्योंकि कल तुम्हें जो है यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो पार्कर बोलता है क्या तुम इस बारे में सीरियस हो। तो वो गार्ड बोलता है कि और नहीं तो क्या, तुम्हें जो है वो रेगुलर प्रिजन के अंदर डालने वाले हैं क्योंकि उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि अब तुम्हारे पास कोई सुपर पावर्स मौजूद नहीं है। तो वो यहाँ पे द हुड को राफ्ट के अंदर रख के इतना ज़्यादा खर्चा नहीं उठाने वाले हैं इस सेल का, और तुम उसके काबिल भी नहीं हो वैसे भी, तो इसलिए तुम्हें नॉन पावर्ड क्रिमिनल बेस के अंदर भेजा जाएगा जहाँ पे हर कोई जाता है। और वैसे भी शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि अब अवेंजर्स वापसी लौट कर आ चुके हैं और 14 से 15 अवेंजर्स की टीम्स इस वक्त मौजूद हैं। तो तुमने अगर कुछ भी करने की कोशिश करी तो कोई ना कोई तो तुम्हें पकड़ ही लेगा। और तो जैसा कि तुम्हें पता नहीं है कि अब अवेंजर्स वापसी लौट कर आ चुके हैं और उनकी 14-15 टीम्स तो बनी चुकी होंगी और वो हर घंटे किसी ना किसी को पकड़ के लेकर आ ही रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पार्कर बोलता है तो मुझे यहाँ से वो लोग किस दिन ले जाने वाले हैं, कल के दिन। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, कल तुम्हें सूरज देखने को मिलेगा, ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, तुम्हें इसके ऊपर गर्व होना चाहिए। लेकिन इसी तरह हमारी कहानी अब प्रेजेंट डे के अंदर शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि इल्यूमिनाटी के सामने यहाँ पे स्टीव रॉजर्स जाके खड़े हो चुके हैं सारी की सारी टीम के साथ और कहते हैं कि आयरन मैन तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि मैंने तुमसे डायरेक्टली पूछा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि हॉकाई भी वहाँ पे आता है और कहता है आयरन मैन को छोड़ो, ये बताओ कि तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। और मॉकिंग बर्ड भी बोलती है कि रियली ये चल क्या रहा है। तो आयरन मैन बोलता है कि स्टीव, मेरे ख्याल से इस कन्वर्सेशन को हमें अकेले में थोड़ा सा प्राइवेटली करना चाहिए। और नेमूर भी कहता है कि ये कोई जगह नहीं है सारी की सारी बातें करने के लिए रॉजर्स। तो आयरन मैन बोलता है कि अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो हम अकेले में बात कर सकते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन और स्टीव रॉजर्स वहाँ पे साइड पे जाते हैं और स्टीव रॉजर्स बोलते हैं क्या आप तुम मुझे ये तो नहीं बताने वाले कि जब से मैं यहाँ का इंचार्ज बना हूँ तब से तुम ये सारी की सारी चीज़ें मेरी पीठ पीछे करने की कोशिश कर रहे हो। तो आयरन मैन बोलता है कि देखो स्टीव, तुम्हें इस वक्त काम डाउन होने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं से स्टीव बोलता है कि टोनी बस अब बहुत हो चुका है, जस्ट स्टॉप इट। मुझे तुम आखिरकार ये बता दो कि तुम मेरी पीठ के पीछे की सारा का सारा खाना कब से पका रहे हो और तुमने मुझे आज तक इसके बारे में एक अल्फाज तक नहीं बताया। तुमने मुझसे झूठ कहा। मुझे सच जानना है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। क्या तुम सारे के सारे लोग इसी तरह मेरे पीठ के पीछे मिलते रहते हो? क्या तुम वाकई में मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो कि मैं इंचार्ज बन चुका हूँ इसीलिए तुमने अपनी ही एक नई टीम बना ली है जिसको तुम अपनी मर्जी से हैंडल करना चाहते हो? तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि स्टीव बस भी करो, अब बहुत हो चुका है। हम इस टीम को बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से चलाते हुए आ रहे हैं। इसकी शुरुआत तब की गई थी जब क्री स्क्रल वॉर का एंड हुआ था। और ये बात सुन के हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स की आंखें खुली की खुली रहती हैं कि पिछले 30-40 साल से इल्यूमिनाटी की टीम काम कर रही है और उनको आज तक ये बात नहीं पता चली। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं तो चार्ल्स, तुम्हें क्या लगता है, क्या बिल्ली अपने बक्से से बाहर आ चुकी है? तो चार्ल्स बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज, बिल्ली तो पूरी की पूरी बाहर आ चुकी है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से 3 हफ्ते पहले राइकर आइलैंड के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि एक नॉर्मल सा प्रिजन है जहाँ पे हर किसी को रखा जाता है और पार्कर रॉबिन्स को बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे अपने लंच के ऊपर बैठा हुआ होता है अपने एक साथी के साथ और अचानक उसकी सामने एक आदमी के ऊपर नज़र पड़ती है। तो वो कुछ दिखने में अजीब सा होता है। तो पार्कर बोलता है कि ये आदमी कौन है? तो वो आदमी बताता है कि मिस्टर पार्कर, आप इसके बारे में ना ही जाने तो अच्छा है, ये नोबडी है। तो पार्कर बोलता है कि नहीं नहीं, उसके बावजूद भी मुझे जानना है ये है कौन आखिरकार और ये इतना ज़्यादा अकेला क्यों बैठा है। तो वो बताता है कि देखिए मुझे इसकी पूरी स्टोरी तो नहीं पता मिस्टर रॉबिन्स कि ये कहाँ से आया, ये कौन है, लेकिन हम सब इतना ज़रूर जानते हैं कि ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का इंसान है।
कुछ लोग कहते हैं कि ये एक म्यूटेंट है और उसने बहुत से लोगों की जान ली है, एक म्यूटेंट किलर। तो पार्कर बोलता है कि हाँ मतलब वो आदमी जो हमारे सामने बैठा है वो एक किलर है। तो वहीं से वो बताता है कि सुनने में तो ऐसा आया था कि इसने खुले मैदान के अंदर एक पूरे के पूरे आदमी की जान ले ली थी, उसने उसी की जबान को काट के उसके हलक में फंसा दी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी। तो पार्कर बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है कि उसके पास कोई पावर्स वगैरह मौजूद हैं तो वो उस बिग बॉय प्रिजन के अंदर क्यों मौजूद नहीं है। तो वो कहता है कि टू बी ऑनेस्ट मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो 150 साल का हो चुका है, तो वो यहाँ पे किसको क्या ही नुकसान पहुँचाएगा। और ये देख के पार्कर रॉबिन्स वहाँ पे मुस्कुराता है क्योंकि उसके दिमाग के अंदर एक स्कीम चलना शुरू होती है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन और स्टीव रॉजर्स के बीच एक ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रही है सारी की सारी टीम से अलग जाके, और बाकी की टीम जो है उनकी कन्वर्सेशन उससे भी ज़्यादा मज़े की है क्योंकि वहीं पर स्पाइडरमैन बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार वो लोग किस बारे में बात कर रहे होंगे। तो मून नाइट कहता है आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका मेरे ख्याल से उनकी कभी नहीं पड़ती है, क्या मैंने ठीक कहा। तो द थिंग बोलता है कि नहीं यार वो पहले कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो वहीं से थॉर फौरन अपने दोस्तों को कवर अप करता और कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो दोनों जो हैं एवेंजर्स की बैकबोन हैं, वो मेरी नज़र के अंदर काफ़ी नोबल वॉरियर्स हैं जो कि किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो रेड हल बोलता है कि उनको देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो काफ़ी नोबल हैं। तो वहीं से हॉकाई बोलता है कि यार उनको आपस में बात करने दो। तो वहीं से हम देखते हैं कि बीस्ट भी यहाँ पे मौजूद होता है और कहता है किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए ना। तो हॉकाई बोलता है कि नहीं यार उनको आपस में बात करने दो हेनरी, क्योंकि वो लोग आपस में ब्लड ब्रदर्स हैं। तो वहीं से आयरन फिस्ट बोलता है कि वेल थॉर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के सर को उखाड़ के फेंकने वाले हैं बस कुछ ही देर के अंदर। तो वहीं से हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ये एक ऐसा झूठ है जिसको छुपाने में मुझे कभी भी मज़ा नहीं आया है। और मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि हम सब इस बारे में जानते थे जेंटलमैन कि एक ना एक दिन ये दिन तो ज़रूर आएगा जब हमारा पर्दाफाश होगा ही। तो वहीं से मेड्यूसा बोलती है कि हमें इन सबको सच बता देना चाहिए एक्जेवियर, ये हमारे रिस्पेक्टेड हीरोज़ हैं, हमने इनके साथ खड़े होने का फैसला किया है तो ये इतनी इज्जत तो डिजर्व करते ही हैं कि हम इनको सच बताएं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे चार्ल्स एक्जेवियर अपने मार्क्स को उतारते हैं और बताते हैं ये कुछ टाइम पहले की बात है, हम चारों और हमारे साथ ब्लैक बोर्ड इस टीम के अंदर मौजूद हुआ करता था। हम लोगों ने डिसाइड करा था कि हम लोग जो है प्राइवेटली इस तरह की मीटिंग्स को करेंगे और हम ऐसे खतरनाक किस्म की चीज़ों को होने से पहले ही रोकने की कोशिश करेंगे। हम में से होने वाला हर एक मेंबर जो कि इस ग्रुप के अंदर मौजूद था वो एक यूनिक रिप्रेजेंटेटिव था अपने अपने लोगों के अंदर। हम लोगों के पास अपने अपने लोगों की काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो कि हम एक दूसरे के साथ बांट सकते थे, एक दूसरे की मदद करके इस पूरी की पूरी वर्ल्ड को एक सेफ जगह बना सकते थे। और पिछले कई सालों से हम यही करते हुए आए हैं और हमें लग रहा था कि हम बिल्कुल ठीक हैं। और हमने ये सारी की सारी चीज़ें सीक्रेट के अंदर इस वजह से करी क्योंकि उस वक्त के टाइम्स काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ करते थे। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों से आज तक छुपा के सिर्फ इसलिए रखी गई हैं क्योंकि हम आपको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। तो हॉकाई बोलता है कि नहीं, आप लोगों ने ये बातें हमसे इसलिए छुपाई क्योंकि आप हमारे पर विश्वास नहीं करते थे। तो चार्ल्स एक्जेवियर बोलते हैं कि विश्वास की बात करें तो वो आजकल काफ़ी मुश्किल से ही मिलता है। तो वहीं से द थिंग बोलता है क्या वाकई में इसके बारे में किसी को नहीं पता था, क्या तुमने रीड इसके बारे में किसी को नहीं बताया था। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना मेरे पुराने दोस्त, लेकिन इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। तो द थिंग बोलता है क्या मतलब सूजन को भी ये बात नहीं पता है। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि नहीं, ये मेरी बीवी को भी नहीं पता है। तो द थिंग बोलता है कि तुम जाके उसके पीठ पीछे नेमोर से मिलते हो, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है कि जब उसको ये बात पता चलेगी तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगी। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि मुझे पता है कि वो मुझे जान से मार डालेगी। तो द थिंग बोलता है कि वो तो अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो ही मारेगी, वरना तुम्हारे साथ इससे बुरा सलूक हो सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना लूक, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें न्यू एवेंजर्स की टीम को पुट टुगेदर करने से पहले की हैं, जब तुम और मैं एक टीम के अंदर मौजूद नहीं हुआ करते थे। तो लूक कहता है कि आपने कहा था कि हमारे बीच कोई सीक्रेट्स नहीं रहेंगे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ये मेरा सीक्रेट नहीं था जिसको मैं रिवील करता। तो लूक बोलता है कि नो सीक्रेट्स मीन्स नो सीक्रेट्स। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कैप्टन यहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं। तो हॉकाई बोलता है कि यहाँ पे अगर कैप्टन के सारे फैक्ट्स और चीज़ों के ऊपर नज़र डालें तो लग रहा है कि मामला बिगड़ने वाले हैं। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि कितने ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं। हॉकाई बोलता है कि बस इस बारे में अपना दिमाग बना के रखो कि हो सकता है कि इसके बाद हमें रहने के लिए एवेंजर्स टावर की जगह कोई और जगह तलाश करनी पड़े। तो वहीं से थॉर बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है, मैं जाके चेक करता हूँ कि इनके बीच क्या बातें हो रखी हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पूरी की पूरी कन्वर्सेशन हो रही है आयरन मैन और स्टीव रॉजर्स के पास, उसके ऊपर हमें शिफ्ट किया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे पर विश्वास नहीं हो रहा है टोनी। तो टोनी बोलता है कि देखो स्टीव, इसके अंदर कुछ भी पर्सनल नहीं है। तो वहीं से स्टीव बोलता है कि मैं इस वक्त वर्ल्ड सिक्योरिटी का इंचार्ज हूं, जो कि मेरी जिम्मेदारी में सारी की सारी चीज़ें इस वक्त आती हैं, और अगर तुम इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हो तो तुम्हें इसके बारे में मुझे बताना चाहिए था। तो आयरन मैन बोलता है कि मुझे माफ़ करना स्टीव कि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करा। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि मेरी फीलिंग्स, तुम यहाँ पे मेरी फीलिंग्स की बात कर रहे हो। तो आयरन मैन बोलता है कि और नहीं तो क्या, यहाँ पे तुम ये चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही पर्सनल लेने की कोशिश कर रहे हो। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि तुम्हारा ईगो आखिरकार वो इतना ज़्यादा बड़ा कैसे है। मैंने जाके कांग्रेस को बताया और उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने जो तुम्हारे ऊपर सारे के सारे इल्ज़ामात लगाए थे वो बेबुनियाद थे। मैं था जिसने गवर्नमेंट को इस बात का विश्वास दिलाया था कि अब आयरन मैन वो नहीं है जो कि पहले वो हुआ करता था।
मैंने इस बात को उनको विश्वास दिलाया था कि वो हमारी मर्जी के मुताबिक बिहेव करेगा, वो एक रोल मॉडल ऑफ एवेंजर बनेगा जैसा वो हुआ करता था। और तुम इन सारी की सारी बातों के ऊपर एग्री हुए थे कि तुम मेरे साथ बिहेव करोगे, लेकिन अब अचानक तुमने डिसाइड करा कि तुम प्राइवेट के अंदर एक आगे मीटिंग करो जिसका एक प्राइवेट एजेंडा है अपना ही। तो आयरन मैन बोलता है कि इस तरह तो तुमने भी डिसाइड करा था कि तुम्हें कैप्टन अमेरिका बनना है। देखो, अगर हम एक दूसरे की स्ट्रिंग्स को यहाँ खींचते रहेंगे तो बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हमारी इस पूरी की पूरी दुनिया की बुनियाद हिल के रह जाएगी। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि देखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने ये सारी की सारी हरकतें जानबूझ के करी, बल्कि यहाँ पे फैक्ट ये है कि तुमने ये सारी की सारी हरकतें मेरे होने के बावजूद मेरी पीठ पीछे करी, और ये एक ऐसा मैटर है जो कि वर्ल्ड सिक्योरिटी को बिलोंग करता है। तुम यहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को ले रहे हो जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस नजर आ रहे हैं, और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ आयरन मैन। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो स्टीव, कि ये चीज़ें बहुत सालों से चलते हुए आ रही हैं। ये तब भी चल रही थी जब निक फ्यूरी यहाँ के इंचार्ज थे, ये तब भी चल रही थी जब मैं यहाँ का इंचार्ज था, और अब तुम आ गई हो। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल क्या हुआ था, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि आज क्या हो रहा है। और आज तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि किसी ने तुम्हारे उस पूरे के पूरे सीक्रेट को डिस्कवर कर लिया है जिसको तुम्हारे हिसाब से तुमने सोचा था कि तुम इस पूरी की पूरी दुनिया से छुपा के रख सकते हो। ये एक इतना बड़ा सीक्रेट है जो कि तुम्हारे इस छोटे से स्मॉल ग्रुप के बीच ही मौजूद था इतने सालों से, और इस आदमी ने सिर्फ तुम्हारे इस पूरे के पूरे सीक्रेट को डिस्कवर नहीं करा है, बल्कि वो इस बात को भी जानता है कि उसने इन्फिनिटी जेम्स को कहाँ छुपा के रखा हुआ है, और ऑलरेडी उसके हाथ 2 इन्फिनिटी जेम्स के ऊपर लग भी चुके हैं। क्या तुम सीरियस हो इस वक्त आयरन मैन? उसी तरह आयरन मैन वहाँ पे पीछे पलट के देखता है सारे के सारे एवेंजर्स की तरफ और कहता है कि हाँ, यही सारी की सारी कहानी है जो कि तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि टोनी, आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पूरी की पूरी कन्वर्सेशन है आयरन मैन और कैप्टन स्टीव रॉजर्स के बीच, ये अब हमें बता रही है कि किस तरीके से इन दोनों के बीच अभी भी एक ग्रज मौजूद है, सिविल वॉर वाला, और उसकी झलक हमें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके नजर आ रही है। लेकिन इस पूरी की पूरी कन्वर्सेशन के अंदर मैं यही कहूँगा कि आयरन मैन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, और ये मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि ये पूरी की पूरी टीम इल्यूमिनाटी की स्टीव रॉजर्स के इंचार्ज बनने से पहले से चलते हुए आ रही है। तो अगर एक दिन में स्टीव रॉजर्स आके इंचार्ज बन जाए तो आयरन मैन उनको अपने सारे के सारे सीक्रेट तो नहीं बता सकता है ना। तो आप लोग मुझे अपना ओपिनियन बताएगा कि आपको क्या लगता है कि इस जगह पे आयरन मैन सही है या स्टीव रॉजर्स। लेकिन इसी तरह हम राइकर आइलैंड के ऊपर 2 हफ्ते पहले शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि पार्कर रॉबिन्स बेसिकली उसी आदमी के करीब आने के और दोस्ती वगैरह करने की कोशिश कर रहा है, और वो पूछता है कि तुम आखिरकार यहाँ पे आए किस वजह से हो। तो वो बताता है कि मैंने एक आदमी की जान ले ली थी। तो वहीं से पार्कर रॉबिन्स बोलता है, क्या वो आदमी डिजर्व करता था? तो पीछे पलटता और कहता है कि देखो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो वहीं पे वो आता और कहता है कि मेरा नाम पार्कर रॉबिन्स है, और वहीं से वो आदमी बोलता है कि हेलो, मेरा नाम इर्तिजिया है। तो पार्कर रॉबिन्स बोलता है कि इर्तिजिया, क्या ये बुल्गारियन नेम है? तो कहता है कि नहीं, ये बुल्गारियन नहीं है, बल्कि मैं काफ़ी दूर से आया हूँ। और अगले पल वो आदमी वहाँ पे पार्कर रॉबिन से हाथ मिलाता है, और रॉबिन बोलता है, क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो कहता है कि नहीं। तो कहता है, क्या वाकई में तुमने मेरे बारे में कभी सुना तक नहीं? तो कहता है कि नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि मैं यहाँ से नहीं बल्कि कहीं और से आया हूँ। तो पार्कर रॉबिन्स बोलता है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम क्या म्यूटेंट हो? लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी वहाँ से उठ के चले जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। तो अगर आपने इसका नाम गौर से सुना होगा तो शायद आपके कान थोड़े से खड़े हो गए होंगे, लेकिन मैं अभी आपको ये बात नहीं बताऊंगा कि ये कौन है, बल्कि थोड़ी देर में ही बताऊंगा। तो पार्कर बोलता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, इस दुनिया के अंदर हमारे पास सारा वक्त मौजूद है, हम फिर बात करेंगे। लेकिन इसी तरह हम दोबारा प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे थॉर आता और कहता है कि मेरे भाइयों, इस वक्त हमारे पास जो टास्क हमारे सामने मौजूद है, हमें उससे डील करना होगा। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो थॉर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और उस तरह हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स वहाँ पे यहाँ से चले जाते हैं, और वहीं से स्टीव रॉजर्स पीछे पलटते और आयरन मैन की तरफ चिल्लाते हुए बोलते हैं, इस पूरे के पूरे काम के ख़त्म होने के बाद तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है। और अगर ये सारा का सारा मामला आज हमारे हाथ से बाहर निकलता है तो इस बात को याद रखना कि इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होने वाली है, इस सब के कसूरवार तुम होगे। अब मैं तुम्हें कोई फेवर्स नहीं दूंगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दूंगा। अगर तुम कोई गुनाह करोगे टोनी स्टार्क, तो तुम्हें अब उसकी सज़ा भी भुगतनी ही पड़ेगी, जैसे कि हर कोई भुगतता है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली स्टीव रॉजर्स ने यहाँ पे आयरन मैन को धमकी दे दी है कि इस पूरे के पूरे मामले के खत्म होने के बाद वो अवेंजर्स को छोड़ के चले जाए। और वहीं से थॉर बोलता है कि देखो, तुम्हें स्टीव रॉजर्स को गलत प्रूफ करना ही होगा। तो वहीं से हॉकाई बोलता है, क्या सब कुछ ठीक है? तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि नहीं, लेकिन इस वक्त बात है इन्फिनिटी जेम्स की, तो ये बताओ कि यहाँ पे और कितने हैं? तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि इसके अलावा 6 और मौजूद हैं, जो कि हैं सोल, टाइम, स्पेस, माइंड, रियलिटी, पावर, जिसके अंदर से पावर और रियलिटी ऑलरेडी उसके हाथ लग चुके हैं। तो वहीं से चार्ल्स एक्सेवियर बताते हैं कि वो जो कोई भी शख्स है जिसके पास इन्फिनिटी जेम्स हैं, वो अब तक इस बात को जान गया होगा कि ये जेम्स एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि एक दूसरे को रीच आउट करते हैं, इसका क्या मतलब है? तो वहीं से नेमोर बताता है कि अगर कोई एक इन्फिनिटी स्टोन को हासिल कर ले तो अगले इन्फिनिटी स्टोन्स उसकी तरफ खुद अट्रैक्ट होते हुए आने की कोशिश करते हैं, उसको वो तलाश करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि वाकई में ये तो अनबिलीवेबल है। और इस तरह मिस्टर फैंटास्टिक बताते हैं कि मेरी जेम और ब्लैक बोल्ट के जेम को यहाँ से चोरी कर लिया गया है। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि वाकई में ब्लैक बोल्ट भी इसका हिस्सा हुआ करता था।
तो मेडिसिया बोलती है कि मेरी तरफ ऐसे मत देखिए कैप्टन, क्योंकि मैं भी आज इसको पहली बार ही सुन रही हूँ। लेकिन वहीं से वुल्वरीन बोलता है, चलो सारी की सारी बातें तो हो गई हैं, लेकिन ये बताओ कि तुम में से किसने अपना मुंह खोला था। और ये देख के नेमोर बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे ऐसे सवाल करो। और मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि हम में से किसी ने इसके बारे में नहीं बोला है। तो मेडिसिया बोलती है कि हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आज तक मुझे इसके बारे में जिक्र करके भी नहीं बताया। तो वहीं से वुल्वरीन बोलता है, हाँ वो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ पता ही होगा ना, या किसी ना किसी ने किसी को कुछ तो बोला ही होगा, ऐसे ही तो बात बाहर नहीं निकलती है। तो वहीं से चार्ल्स एक्जेवियर बोलते हैं कि मेरा दोस्त लोगन जो है उसके पास कुछ ऐसी पावर्स है जिसके जरिए वो एक ज़बरदस्त किस्म का लाई डिटेक्टर बन जाता है, और वो यहाँ पे आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा के सिर्फ यही चेक करना चाह रहा है कि कौन रिएक्ट करता है और कौन नहीं। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं, क्या तुम्हें कुछ पता चला। तो वुल्वरीन बोलता है कि नहीं, इनमें से किसी ने कुछ नहीं बताया। तो आयरन मैन बोलता है कि हम में से ये बात कोई किसी को बता ही नहीं सकता है, हमारे बीच एक पैक्ट हुआ था और हम सब इसकी कॉस्ट जानते थे कि अगर ये राज बाहर आया तो ये कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। और चार्ल्स एक्जेवियर बोलते हैं कि जैसा कि मैं दिमाग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकता हूँ, तो मैं इस बात को भी श्योर कर सकता हूँ कि हमारे दिमागों में से इन्फॉर्मेशन को भी किसी ने चुराने की कोशिश नहीं की है। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से दोबारा राइकर आइलैंड के ऊपर एक हफ्ते पहले शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वही आदमी इर्तिजिया घूम रहा होता है और वहाँ पे पार्कर रॉबिन उसको एक गिफ्ट ला के देता है और कहता है कि हैप्पी बर्थडे। तो कहता है कि मेरा आज बर्थडे का दिन तो नहीं है। तो पार्कर रॉबिन बोलता है कि बिल्कुल इर्तिजिया, तुम्हारी आज बर्थडे ही और मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। तो हम देखते हैं कि वो आदमी पार्कर रॉबिन्स के इस पूरे के पूरे गेस्चर को देख के काफ़ी खुश होता है और कहता है कि तुमने मेरी तरफ काफ़ी काइंडनेस को शो करा है। तो पार्कर बोलता है कि हाँ हम फिर मिलेंगे, लेकिन वो बताता है कि मेरे लोग जो हैं वो अपने आप को इनह्यूमन्स बुलाते हैं। और ये सुन के पार्कर बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे इससे अकेले बात करनी होगी। तो पार्कर बोलता है क्या मतलब, तुम इनह्यूमन्स में से एक हो, तो आखिरकार तुम इतनी दूर यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो आपको समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी स्टोरी कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन इसी तरह हम प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हॉकाई बोलता है कि अब हमें क्या करना होगा। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि अगले जो बाकी के सारे जेम्स हमारे पास मौजूद हैं, हमें उसको हर हाल में प्रोटेक्ट करना ही होगा। तो नेमोर बोलता है कि हाँ हमारे लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त कोई है भी नहीं। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि हमें टीम्स बनानी चाहिए और मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्पाइडर वुमन बोलती है क्या वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस आदमी के पास रियलिटी को चेंज करने की पावर है हम उससे मुकाबला कर सकते हैं। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि हमारे पास सबसे आसान तरीका यही है कि बाकी के दूसरे इन्फिनिटी जेम्स जो कि हमारे पास मौजूद हैं हम उसका इस्तेमाल करके उससे बाकी के इन्फिनिटी जेम्स को छीन लें, और यही एक तरीका है जिसके जरिए हम उसको मात दे सकते हैं। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि जिस पावर लेवल की तुम बात कर रहे हो तुम्हें उसका अंदाजा भी है कि वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है। और नेमोर बोलता है कि वो पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उसकी बहुत बड़ी कीमत भी है। तो रेड हल्क बोलता है कि आई एम श्योर कि आप लोग यहाँ पे और दूसरे सजेशंस को सुनने का इंतजार करेंगे, लेकिन इस बात को ज़रा ध्यान दीजिए कि मैं उस आदमी से फेस टू फेस मुकाबला कर चुका हूँ जो कि ऑलरेडी मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और आई मीन कि यहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि मुझे इतने आराम से धूल चटा सकती है, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि अगर हम सब मिलकर भी उसको रोकने की कोशिश करें तो हम कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं सकते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स यहाँ पे बेसिकली सारे के सारी टीम से मशवरा लेते हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे टीम्स के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, जिसमें से आधे लोग ये कह रहे होते हैं कि बिल्कुल रेड हल्क सही कह रहा है, हमें इन्फिनिटी जेम्स का इस्तेमाल करके ही उससे मुकाबला करना चाहिए, हम तभी उसको हरा पाएंगे। जहाँ पे स्पाइडरमैन और कुछ लोग ये भी बोल रहे होते हैं कि देखो विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर हम यहाँ पे इन्फिनाइट पावर की बात करें तो हमारे ऊपर एक इन्फिनाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। हम इस बारे में नहीं जानते कि उस पावर को हम में से कोई कंट्रोल कर भी पाएगा कि नहीं। ऐसा ना हो कि हम किसी चीज़ को सही करने जा रहे हों और उल्टा वो और ज़्यादा बिगड़ जाए। लेकिन इसी तरह स्टीव रॉजर्स यहाँ पे इस बात का फैसला करते हैं कि यहाँ पे स्पाइडरमैन की बात बिल्कुल ठीक है कि पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, लेकिन इस सब की शुरुआत हमने नहीं करी, लेकिन इसका अंत वो हमें ही करना होगा। हम इन्फिनिटी स्टोन्स को जाके हासिल करेंगे और उनको एक बार इस्तेमाल करेंगे सिर्फ इस चीज़ को रोकने के लिए, लेकिन उसके बाद हम उनको वहीं पे वापसी रख देंगे जहाँ से हमने उसको तलाश करा था। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है तो बताओ जेंटलमैन कि बाकी के इन्फिनिटी स्टोन्स कहाँ हैं। और इसी तरह हम एक हफ्ते पहले राइकर आइलैंड के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली अब ये आदमी पार्कर रॉबिन्स का काफ़ी अच्छा दोस्त बन चुका है और वो अपने कुछ राज बताना शुरू करता है कि जिस तरह से वो जो है किंग ब्लैक बोल्ट का एडवाइज़र हुआ करता था। तो बेसिकली ये वही आदमी है जो इर्तिजिया जिसके बारे में मेड्यूसा ने बताया था, जिसने ब्लैक बोल्ट को वो पूरा का पूरा अंडा बना के दिया था, और ये वही आदमी जिसके बारे में मेड्यूसा ने ये बताया कि उसको बेसिकली मार दिया गया था, वो मर चुका है, लेकिन वो दरअसल मरा नहीं बल्कि राइकर आइलैंड्स के अंदर मौजूद है। और वो अपनी पूरी की पूरी कहानी बताता है कि किस तरीके से उसके पास कुछ यूनिक पावर्स मौजूद हैं जिसके जरिए वो ज़बरदस्त किस्म के हार्ड शेल्स को बना सकता है। और वहीं से वो पूछता है रॉबिन्स कि आखिरकार ये क्या चीज़ है और तुमने ये कैसे बनाया। तो कहता है कि यही तो मेरी पावर है कि मैं इसको नथिंगनेस से बना सकता हूँ। तो बोलता है कि मगर इससे होता क्या है, ये किस लिए है। तो वो बताता है कि इसके ज़रिए मैं अपने किंग के जो हूँ सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट किया करता था दुनिया से।
तो वहीं से पार्कर बोलता है कि आखिरकार किस किस्म की सीक्रेट्स की तुम बात कर रहे हो। तो बेसिकली इस तरीके से जो है पार्कर रॉबिन्स को पता चला इन्फिनिटी स्टोन्स और उनके लोकेशंस के बारे में, क्योंकि ब्लैक बोल्ट ने इर्तिजिया को जब ये बनाने के लिए बोला होगा बक्सा, तो इन्फिनिटी स्टोन उसने देखा होगा और उसको ये बात पता होगी कि उसके ब्लैक बोल्ट राजा के पास एक इन्फिनिटी स्टोन मौजूद था। तो इस तरीके से पार्कर रॉबिन्स को ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता चली और अब जाके ये कहानी अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली जब पार्कर रॉबिन्स एक दिन जेल में बैठा होता है तो एक गार्ड उसके पास आके बोलता है, हे रॉबिन्स, क्या तुमने जो सारी की सारी बातें करी थी वो डील अभी भी हो सकती है? तो रॉबिन्स पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो? तो कहता है ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे ये बताओ कि कितने पैसे दे सकते हो अगर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूं। तो पार्कर रॉबिन बोलता है कि तुम अपनी डिमांड बताओ कि तुम्हें कितने चाहिए। और उसी तरह हम लोग प्रेजेंट डे शिकागो के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम किसी और के पास नहीं बल्कि मैडम मास्क के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि आयरन मैन की विलन भी है। और हमने इसको डार्क रेन और सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरीज में बहुत अच्छे तरीके से देखा हुआ है। और अगले पल हम देखते हैं कि द हुड बेसिकली यहाँ पे आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तलाश कर रहा था विटनी हर जगह के ऊपर, और मुझे लगा कि तुम जेल के अंदर हो तो मैं तुम्हें छुड़वाने आया, लेकिन तुम उससे ज़्यादा बेहतर निकली और तुम पहले ही बाहर आ चुकी हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लगता है कि तुम्हें कोई अच्छे वकील मिल गया था। तो विटनी बोलती कि पार्कर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहता है कि मैंने कर दिखाया विटनी। तो वहीं से मैडम मास्क बोलती कि तुम काफ़ी अमेजिंग नज़र आ रही हो। तो पार्कर बोलता है कि वो तो तुम भी लग रही हो। तो कहती है कि बस भी करो झूठी तारीफ करना। तो रॉबिन्स बोलता है कि नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तो वहीं से मैडम मास्क पूछती है कि आखिरकार तुम कब से बाहर निकले हुए हो और आखिरकार तुम ये सब कर क्या रही हो? लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि पार्कर रॉबिन्स अपनी पावर्स को इस्तेमाल करता है और कहता है कि बस अब जिस चीज़ को तुम्हें चाहिए था वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि पार्कर रॉबिन्स अपनी रियलिटी स्टोन का इस्तेमाल करते हुए विटनी यानी कि मैडम मास्क के सारे जो चेहरे के स्कार्स थे उसको ठीक कर देता है और कहता है कि अब तुम्हें अपने चेहरे को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम बिल्कुल वैसी ही हो गई हो जैसे पहले कभी हुआ करती थी। और अगले बार हम देखते हैं कि मैडम मास्क यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है और कहती है कि तुमने ये सब किया कैसे आखिरकार? तो पार्कर रॉबिन बोलता है कि मैंने ये कर दिखाया विटनी, मुझे सारी की सारी शक्तियाँ वापसी मिल चुकी हैं, अब मेरे पास वो शक्ति आ चुकी है जिसको वो मुझसे कभी नहीं छीन पाएंगे। वो मुझसे बात कर रहे हैं विटनी और वो मुझे बता रहे हैं कि मुझे अब आगे कहाँ जाना होगा। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे किसी और की नहीं बल्कि इन्फिनिटी स्टोन्स की बात कर रहा है कि किस तरीके से वो स्टोन्स उसको बाकी स्टोन्स का रास्ता बता रही हैं और अब पार्कर रॉबिन्स उनको भी हासिल करने के लिए जा रहा है। टू बी कंटिन्यूड।